नमस्कार, 20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। इस साल की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा की तैयारियां पूरी हो गई हैं। 6, 7 और 8 नवंबर को होने वाली कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 17 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। इस भर्ती परीक्षा को लेकर पुलिस मुख्यालय की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि इस परीक्षा के लिए 600 से अधिक सेंटर्स बनाए गए हैं और सभी सेंटर्स पर एक दिन में 2 पारियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। पहली पारी की परीक्षा 9 बजे से 11 बजे तक और दूसरी पारी की परीक्षा 3 बजे से 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। खास बात ये कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों को समय से 2 घंटे पहले पहुंचना होगा और परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले एग्जाम हॉल के अंदर एंट्री बंद कर दी जाएगी। एग्जाम सेंटर्स पर सभी परीक्षार्थियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही उन्हें कोविड-19 का संक्रमण रोकने के लिए बनाए गए गाइडलाइंस का भी पालन करना होगा। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पर नजर रखने के लिए 5 नवंबर को ही कंट्रोल रूम का सिस्टम ऑन कर दिया जाएगा, जबकि परीक्षा सेंटर्स पर स्ट्रांग रूम बनाने के साथ साथ परीक्षा के दौरान नकल रोकने के लिए सीसीटीवी की भी मदद ली जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से निजी स्कूलों की फीस को लेकर निकाले गए आदेश के खिलाफ राजस्थान के निजी स्कूल लामबंद हो गए हैं। उनका कहना है कि फीस नहीं आने से निजी स्कूलों की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है और वे 11 लाख कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। इन स्कूलों का कहना है कि अगर सरकार ने बुधवार तक फीस को लेकर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया तो प्रदेश के 50,000 निजी स्कूल 5 नवंबर से अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल पर चले जाएंगे। आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने 28 अक्टूबर को जितना सिलेबस उतनी फीस वसूलने के आदेश जारी किए थे। इसके विरोध में निजी स्कूल संगठन अब एक मंच पर आ गए हैं। निजी स्कूलों के संगठन फोरम ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान ने सोमवार को ऐलान किया कि 5 नवंबर से शटडाउन पर रहने वाले स्कूलों में CBSE, राजस्थान बोर्ड, IB बोर्ड से जुड़े निजी स्कूलों के साथ मिशनरीज स्कूल भी शामिल होंगे। इस दौरान स्कूलों में ना तो कोई ऑनलाइन क्लासेज होंगी और ना ही फिजिकल कक्षाएं लगेंगी। इस प्रकार कब तक चलेगा? 50,000 विद्यालय है, निजी विद्यालय, उनमें 11 लाख कर्मचारी हैं। 11 लाख कर्मचारी, आज उनके पास रोजी रोटी का संकट है। दिवाली आ रही है, हम ये अपील करना चाहते हैं कि दिवाली से पहले पहले सरकार हमें हमारा RT का पिछला पैसा है उसका भुगतान करे, इस सत्र का 20-21 का पैसा है उसका भुगतान करे। जो अब तक जो है नवंबर तक की फीस का कुछ परसेंटेज तो कम से कम घोषित करे सरकार की, ये पैसा जो है वो दें। बोर्ड फॉर्म भर रहे हैं, बोर्ड फॉर्म के लिए अलाउ कर दिया गया है कि 10वीं 12वीं के बोर्ड फॉर्म भरो। सरकार अपना जो है धन अर्जन करना चाहती है, अपना जो है राजस्व इकट्ठा करना चाहती है, लेकिन स्कूलों के हित के लिए नहीं। पंचायती राज चुनाव को लेकर झुंझुनू में नवलगढ़ के बावड़ी गेट स्थित मिट्ठू का धर्मशाला में बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में सांसद नरेंद्र कुमार और पंचायत चुनाव संयोजक ओमेंद्र चारण के साथ साथ बीजेपी जिला महामंत्री योगेंद्र मिश्रा भी मौजूद रहे। इस बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सांसद नरेंद्र कुमार ने कहा कि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से पंचायत समिति नवलगढ़ में बीजेपी की जीत होगी। उन्होंने ये भी कहा कि समन्वय समिति उन्हीं लोगों का नाम आगे बढ़ाएगी जो जिताऊ के साथ साथ टिकाऊ भी होंगे। इस बैठक के दौरान जिला महामंत्री योगेंद्र मिश्रा ने कहा कि पूरे राजस्थान और नवलगढ़ विधानसभा में आम आदमी कांग्रेस से त्रस्त है और सब बीजेपी की तरफ आशा की नजर से देख रहे हैं। आज पहली मीटिंग का उद्देश्य एक ही है कि हमें प्रधान बनाना है, हमारे जिला प्रमुख के जो सदस्य चुनाव लड़े उनको जिताना है। सभी घटनाएं हमने देखी है, सभी घटनाएं हम आम आदमी के बीच में लेकर जाएंगे तो निश्चित रूप से एक प्रचंड बहुमत नवलगढ़ में हमें मिलेगा। बाड़मेर में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए होने वाले चुनाव में RLP भी तीसरे विकल्प के तौर पर दम दिखाने की तैयारी कर रही है। इस कड़ी में सोमवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उपाध्यक्ष और पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष उदाराम मेघवाल ने एक बैठक आयोजित कर पार्टी की एक नई कार्यकारिणी गठित की है।
खास बात ये कि इस बैठक में बड़ी संख्या में बाड़मेर पंचायत समिति समेत जिले के अन्य पंचायत समितियों के लोग भी शामिल हुए। इस बैठक को संबोधित करते हुए उदाराम मेघवाल ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी बीजेपी ने हमेशा वोट के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को लुभाने की कोशिश की, लेकिन वास्तविकता में उनका किसी ने भला नहीं किया। RLP तीसरे विकल्प के रूप में राजस्थान में पंचायती राज का चुनाव लड़ रही है। हमारा किसी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस से कोई समझौता नहीं है। हम स्वतंत्र रूप से RLP के बैनर पे बोतल के निशान पर चुनाव लड़ा करके पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद और प्रधान प्रमुख अपने बूते पे बनाना चाहते हैं। आपको बता दें कि RLP से पहले ही यहां बीजेपी और कांग्रेस ने बैठकों का आयोजन कर पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य के लिए आवेदन एकत्रित कर लिए हैं। हालांकि ये तय हो गया है कि RLP के आने से अब ये मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। भरतपुर के गांव अऊ में अचानक खेल के एक मैदान में रखे पशु चारा में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने भीषण रूप अख्तियार कर लिया। पशुओं के चारा में आग लगने की जैसे ही आसपास के लोगों को खबर मिली, लोग दौड़ते हुए मौके पर चले गए और उन्होंने आपसी सहयोग से आग बुझाने की कोशिशें शुरू कर दी। जब स्थानीय लोगों की कोशिशें बेकार हो गयी, तब जाकर इन लोगों ने फायर ब्रिगेड को खबर दी और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। खेल के मैदान में लगी आग इस कदर विकराल थी कि इसे बुझाने में फायर ब्रिगेड की टीम को भी करीब 3 घंटे की मशक्कत करनी पड़ी। इस आग की वजह से करीब 40 ट्रॉली कड़वी आग की भेंट चढ़ गई। आग की सूचना पर मैं मौके पर आया हूँ और यहाँ कड़वी रखी हुई थी। यहाँ स्कूल का ये खेल मैदान है जिसमें ग्रामवासियों की कड़वी रखी हुई थी काफी, तो उसमें क्या आग लग गई। अभी आग का कारण पता नहीं पड़ा है। लगभग कितना नुकसान आपके अनुमान से? अभी तो यह है कि करीब 45 थैली कड़वी थी ज्वार की, जिसमें जो नष्ट हो गई है और इसका आंकलन करके उच्च अधिकारियों को मौका पर्चा बनाकर इसका आंकलन करके और दे दिया जाएगा। टीन और प्लास्टिक के इन डिब्बों में सेहत बनाने वाला नहीं बल्कि सेहत बिगाड़ने वाला घी भरा है और इस घी को लेकर इसे बनाने से बेचने वाले तक सब यही दावा करते रहे कि इससे सेहत बनेगी, लेकिन जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि ये नकली घी है और इसे खाकर किसी की सेहत नहीं बनने वाली, उल्टे उसे अस्पताल जाना पड़ेगा। नकली घी की ये तस्वीरें कोटा से सामने आई हैं, जहां शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत 15 लाख रुपए नकली घी के कारखाने का भंडाफोड़ हुआ है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस का कहना है कि जिसे गिरफ्तार किया गया है उसका नाम राजू सोनी है और वो दादाबाड़ी इलाके में किराए के एक मकान में नकली घी बनाने का काम करता था। पुलिस को यहां से करीब 3000 लीटर नकली घी भी मिला है। कार की हालत बिगड़ गई है। आगे और पीछे के शीशे टूटकर कार के अंदर और बाहर बिखरे हुए हैं, लेकिन कार की ऐसी हालत देखकर आप ये अंदाजा मत लगा लीजिएगा कि इस कार सवार के साथ कोई अनहोनी हुई है। खबर तो ये है कि इस कार में बैठे लोगों ने यहाँ कोहराम मचाया है। ये तस्वीरें टोंक जिला मुख्यालय के पुरानी टोंक थाना क्षेत्र की हैं, जहाँ इस कार में बैठे लोगों ने एक ऑटो वाले को रोका और उनमें बैठे लोगों से जबरन वसूली करने लगे। जब ऑटो में बैठे लोगों ने पैसे नहीं दिए तो गुस्से में कार ड्राइवर ने स्टेडियम के पास अपनी कार से ऑटो को टक्कर मार दी। इस टक्कर में ऑटो में बैठे लोग जख्मी हो गए, जिसमें से एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। ऑटो को टक्कर मारते देख आसपास के लोग उन्हें बचाने दौड़ पड़े और इसी बीच कार में बैठे लोग कार छोड़कर भाग खड़े हुए। कार सवार की इस करतूत से गुस्साए लोगों ने बाद में कार में तोड़फोड़ की, जिसे बाद में पुलिस ने जब्त कर लिया। ऑटो लेके वो फैमिली को लेके दावत में जा रहे थे, तो इन्होंने गाड़ी रोकी और उनसे पैसे मांगे। तो पैसे दो और पैसे नहीं है तो सबरन रेडी। इन्होंने जब पैसे नहीं दिए, ऑटो ने आगे लिया तो उन्होंने गाड़ी से ठोक के और पांचों चारों जो भी थे वो सब वहाँ से भाग गए। भीलवाड़ा में गुलाबपुरा उपखंड के कपास खरीद केंद्र पर अधिकारियों की मनमानी से कपास किसान बड़ी मुश्किल में आ गए हैं। यहाँ कपास बेचने आ रहे किसानों का कहना है कि कपास केंद्र पर अच्छे कपास को भी खराब माल बताकर अधिकारी उनसे औने पौने दामों में खरीद रहे हैं। इसकी वजह से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों की इस परेशानी की खबर मिलने के बाद किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट यहाँ आए थे और उन्होंने किसानों से बात करने के अलावा खरीद केंद्र के अधिकारियों से भी बात की। यहाँ पे खड़े हैं
इनकी गाड़ी खड़ी है और इनको बोल रहे हैं कि तो आपका कपास रिजेक्ट है, हम नहीं खरीदेंगे। इनमें क्या हो रहा है कि ये पैसों के चक्कर में पैसा ले लेते हैं काश्तकार से, रिश्वतखोरी चल रही है, पैसा लेके खराब माल को भी ले रहे हैं। जो काश्तकार पैसा नहीं दे रहा है उसका अच्छा माल भी नहीं ले रहे हैं। अजमेर का सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अब हेरिटेज क्लास में आ गया है। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने महाविद्यालय को इसके लिए ऐतिहासिक धरोहर का प्रमाण पत्र भी सौंप दिया है। आपको बता दें कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय की स्थापना 1836 में हुई थी, लेकिन 185 साल बीत जाने के बाद भी कॉलेज की इमारतें अपने मूल स्वरूप में ही हैं और इसी वजह से इसे ऐतिहासिक धरोहर का दर्जा मिला है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय को धरोहर सर्टिफिकेट मिलने पर प्राचार्य ML अग्रवाल ने कहा है कि कॉलेज के लिए ये गर्व की बात है। उन्होंने ये भी कहा कि कॉलेज की पुरानी इमारतें आगे भी मूल स्वरूप में ही रहें, लिहाजा इसका सार संभाल के लिए UGC को एक पत्र भी भेजा गया है, जिसमें कॉलेज को मिलने वाले अनुदान में बढ़ोतरी करने की मांग की गई है। भारत में ये दूसरे नंबर का सबसे पुराना कॉलेज है, ऐतिहासिक कॉलेज है। इसकी जो कई बिल्डिंग्स हैं वो 19वीं शताब्दी में बनी थी और ब्रिटिश काल में जो ये बिल्डिंग बनी हुई है वह अभी भी वर्तमान मूल स्वरूप में है। सालासर बालाजी के भक्तों के लिए खुशखबरी है। 7 महीने से बंद सालासर बालाजी मंदिर के पट गुरुवार से खोल दिए जाएंगे और श्रद्धालु बालाजी महाराज के दर्शन कर सकेंगे। सालासर बालाजी महाराज के मंदिर के पट खोलने के लिए सोमवार को मंदिर कमेटी के सदस्यों ने जिला कलेक्टर प्रदीप के गावड़े और SP पारिस देशमुख के साथ एक मीटिंग भी की। इस मीटिंग के बाद जिला कलेक्टर ने बताया कि एक ऐप बनाया जाएगा जिसके जरिए श्रद्धालुओं को ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। उसके बाद ही बालाजी महाराज के दर्शन कर सकेंगे। इतना ही नहीं, बालाजी के दर्शन के दौरान श्रद्धालुओं को मास्क लगाना जरूरी होगा। SP देशमुख ने बताया कि पुलिस की व्यवस्था के साथ साथ कोविड-19 की भी पालना की जाएगी। अनुमान है कि सालासर बालाजी मंदिर में रोजाना करीब 3 या 4 हजार श्रद्धालु ऑनलाइन बुकिंग कर दर्शन के लिए आएंगे और इसी के हिसाब से मंदिर प्रशासन ने तैयारी भी शुरू कर दी है। भरतपुर में शरद महोत्सव के तहत धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और इसी आयोजन के दौरान ब्रिज क्षेत्र की पारंपरिक लीलाओं को कलाकारों ने अपने अभिनय से जीवंत कर दिया। इस अभिनय को देखकर लोग वाह वाह कह उठे। इस महारस के दौरान कलाकारों ने वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन और गोकुल की लीलाओं का मंचन किया। और अब 20 मिनट 20 खबर में बात करते हैं दूसरे प्रदेश की खबरों की। दिल्ली के सदर बाजार में दुकानों पर कम प्रदूषण फैलाने वाले ग्रीन पटाखों की भरमार देखी गई। दिल्ली सरकार ने इस बार दिवाली पर सिर्फ ग्रीन पटाखों से आतिशबाजी की इजाजत दी है, जिसके बाद पटाखों की दुकानों पर अलग अलग तरह के ग्रीन पटाखे देखने को मिले, जबकि पिछले साल इन पटाखों में कम वैरायटी मिलने की वजह से लोगों को मायूसी झेलनी पड़ी थी, जो कि इस बार दूर हो गई। ये सारे ग्रीन क्रैकर्स की वैरायटी है, बम से लेकर जो अनार होते हैं, तमाम चीजें जो हैं वो ग्रीन पटाखों में यहाँ पर अवेलेबल हैं। पटाखों की दुकान खोलकर बैठे एक दुकानदार ने बताया कि महामारी के बावजूद ग्राहक उनके पास पटाखे लेने पहुँच रहे हैं। लोगों को डर है कि फिर से पटाखे बंद न हो जाए, इसीलिए लोग पहले से पटाखे लेके जा रहे हैं। जमीन से लेकर आसमान में आतिशबाजी करने वाले कई तरह के ग्रीन पटाखे बाजार में देखकर ग्राहक भी काफी खुश नजर आए। पटाखे मिल रहे हमारे लिए, इससे खुशी और कुछ नहीं हो सकती। पटाखों की दुकानों पर अच्छी खासी तादाद में लोग पहुंचते भी दिखे, जिनसे अपील की गई कि पटाखों के डिब्बे पर ग्रीन पटाखों का लोगो देखकर ही वो उन्हें खरीदें। हालांकि इस बीच दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए NGT ने केंद्र समेत 5 राज्यों को नोटिस जारी किया है। जानकारी के मुताबिक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पटाखे बैन करने के मसले पर यह नोटिस केंद्र समेत 5 राज्यों को जारी किया, जिसके जरिए NGT ने पूछा है कि 7 से 30 नवंबर तक पटाखों को बैन कर देना चाहिए या नहीं, जिस पर सभी को 5 नवंबर से पहले अपना जवाब NGT में दायर करना होगा। इस मसले पर दायर याचिका में बढ़ते प्रदूषण के साथ त्योहारों में पटाखों के इस्तेमाल से हवा बेहद खराब होने की आशंका जताई गई। साथ ही कोरोना मरीजों के बढ़ने की बात भी याचिका में कही गई। सर्दियों का मौसम आते ही हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी से तापमान गिर गया। लाहौल स्पीति में तो बर्फबारी की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।
क्योंकि इलाके की कई सड़कों पर भारी बर्फ इकट्ठा हो गई। जिधर भी नजर गई बर्फ की चादर बिछी दिखाई दी। भारी बर्फबारी की वजह से पेड़ों पर भी बर्फ जम गई। सड़कों पर बर्फ जमा होने से कुछ गाड़ियां फंस गईं, जबकि एक आदमी सड़क पर जमी बर्फ हटाता हुआ नजर आया। बर्फबारी का असर मनाली में भी देखने को मिला। वहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मनाली की ऊंची चोटियों सहित जो है जिला लाहौल स्पीति में हल्की बर्फबारी हुई है, जिसके बाद समूची घाटी ठंड की चपेट में आ चुकी है। बर्फबारी की वजह से पर्यटन से जुड़े कारोबारी खुश दिखे और उन्होंने काफी पर्यटकों के पहुंचने की उम्मीद जताई। आगे आने वाले दिनों में और अच्छी बर्फ होगी तो और अच्छा हमारा टूरिज्म बढ़ेगा। बर्फबारी और तापमान गिरने से वहां रहने वाले लोग घरों में दुबके रहने को मजबूर हो गए। गुजरात के अहमदाबाद से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोगों ने दिन दहाड़े एक दुकानदार पर हमला कर दिया। आरोप है कि पैसों के विवाद में इन लोगों ने दुकानदार को जान से मारने की कोशिश की। इसके लिए कुछ बदमाश तलवार लहराते हुए एक दुकान की तरफ बढ़ते दिखे। अचानक बदमाशों को देखकर कारोबारी ने वहां पड़ी एक कुर्सी उठाकर उनसे बचने की कोशिश की, लेकिन तभी एक और बदमाश ने पिस्तौल निकाल ली और फायरिंग करने लगा। बदमाश को फायरिंग करता देख कारोबारी ने छिपने की भी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद उसे गोली लग गई और वो घायल हो गया और उसे फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। पुलिस सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। और 20 मिनट 20 खबर में आप बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। गोलियों की आवाज से थर्रा उठी जब घातक राइफल से लैस आतंकवादियों ने एक के बाद एक 6 जगहों पर तांडव मचाया। वियना से आई शुरुआती खबरों में कहा गया कि इस हमले में 7 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग गोली लगने और अफरा तफरी की वजह से जख्मी हुए हैं। वियना में आतंकवादी हमले के फौरन बाद पुलिस ने भी जोरदार कार्रवाई शुरू करी थी, जिसमें एक संदिग्ध हमलावर को मार गिराया गया। बताया जा रहा है कि पहला हमला स्थानीय समय अनुसार रात करीब 8 बजे एक सिनेगॉग के पास हुआ, जहां हमलावर घातक राइफल से लैस थे। इसके बाद 6 अलग अलग जगहों से गोलीबारी की खबरें भी आईं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सिनेगॉग के पास 50 राउंड से ज्यादा गोलियां चलाई गईं। ऑस्ट्रिया के चांसलर सेबेस्टियन कुर्ज ने इसे घृणित आतंकी हमला बताया है। उन्होंने कहा कि हम अपने देश में कठिन वक्त का सामना कर रहे हैं। हमारी पुलिस इस घिनौने आतंकी हमले की साजिश रचने वालों को ढूंढ निकालेगी और आतंक के आगे हम कभी भी नहीं झुकेंगे। आपको बता दें कि वियना में ये हमला कोरोना वायरस की वजह से लगने वाले लॉकडाउन के ठीक पहले हुआ है। वियना में हुए आतंकी हमले की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निंदा की है और कहा है कि इस मुश्किल घड़ी में भारत ऑस्ट्रिया के साथ खड़ा है। अफगानिस्तान की काबुल यूनिवर्सिटी में कुछ हमलावरों ने अचानक फायरिंग कर दी, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घटना उस वक्त हुई जब अफगान और ईरान अधिकारी वहां एक बुक फेयर का उद्घाटन कर रहे थे और तभी वहां पर फायरिंग शुरू हो गई, जिसके बाद पूरा कैंपस गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा। फायरिंग की आवाज सुनते ही वहां चीख पुकार मच गई। यूनिवर्सिटी में मौजूद छात्र अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। गोलीबारी की सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा बल की टीम वहां पहुंची और उन्होंने फटाफट मोर्चा संभाल लिया। हालांकि इस बीच भी कैंपस के अंदर से गोलियों की डरा देने वाली गूंज सुनाई देती रही। घटना में घायल लोगों की पहले मौके पर ही मरहम पट्टी की गई और फिर उन्हें वहां से अस्पताल पहुंचाया गया। स्पेन में कोरोना पर काबू पाने के लिए दोबारा लगाई गई पाबंदियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। वहां आजादी की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए। स्पेन में कोरोना वायरस के मामले दोबारा बढ़ने के बाद वहां फिर इमरजेंसी लगा दी गई, जिसके खिलाफ सबसे जोरदार बगावत हुई बार्सिलोना में। वहां से सामने आई तस्वीरों में तो सैकड़ों प्रदर्शनकारी पुलिस से आर पार की लड़ाई के मूड में दिखे। लोगों को रोकने के लिए जो बैरिकेड सड़क पर लगाए गए थे, उन्होंने वही अपने हथियार बना लिए और उठाकर पुलिस पर फेंकने शुरू कर दिए। जो हाथ में आया, लोगों ने उसी से पुलिस पर हमला कर दिया। जगह जगह आगजनी भी की गई, सार्वजनिक संपत्ति फूंक डाली गई। बार्सिलोना में कोरोना पर काबू पाने के लिए रात 10 बजे से कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही शनिवार और रविवार को लोगों के सफर करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है और तो और वहां रेस्टोरेंट और बार भी बंद कर दिए गए हैं। Toda mi familia se dedica a hostelería con una pastilla de creme. No tiene para manjar. Nada. राजधानी मैड्रिड में भी पाबंदियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। वहां प्रदर्शनकारियों ने रास्ता बंद करने के लिए सड़क पर कूड़ेदान उलट दिए। कुछ तस्वीरों में लोग पटाखे छोड़ते भी नजर आए। ग्रीस के सेमोस टापू पर शरणार्थियों के एक कैंप में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि उसकी चपेट में कई टेंट आ गए और एक बड़े इलाके से आग की लपटें उड़ती हुई नजर आईं। रात के वक्त लगी इस आग ने वहां अफरा तफरी मचा दी।
आग की चपेट में आकर कई पेड़ भी जल गए। बताया गया कि इस आग की वजह से 15 टेंट पूरी तरह जलकर राख हो गए। इस कैंप में 4000 से ज्यादा शरणार्थी रहते हैं। हालांकि इस आग में किसी के झुलसने की खबर नहीं दी गई। बाद में दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंची और काफी देर की कोशिश के बाद आग बुझा ली गई। Να απομακρυνθεί ο κόσμος που έμενε μέσα στις σκηνές με ασφάλεια στο γήπεδο που είναι απέναντι από τον χώρο। आग लगने की वजह तलाशने के लिए पुलिस ने भी जांच तेज कर दी। हालांकि सुबह होने के बाद भी टेंट के कुछ हिस्सों से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। यूरोप के देश यूक्रेन में चेर्नोबिल परमाणु प्लांट में फैले रेडिएशन का पता लगाने के लिए कुत्ते की डील डॉल वाले स्पॉट रोबोट का टेस्ट किया गया। 1986 में यह प्लांट दुनिया के सबसे भयानक परमाणु हादसे का शिकार हुआ था, जिसकी वजह से वहां खतरनाक रेडिएशन फैला था और आज 30 साल बाद भी वहां जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर है। ऐसे में चेर्नोबिल परमाणु प्लांट में रेडिएशन के स्तर का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने कुत्ते जैसे दिखने वाले इस रोबोट का सहारा लिया। वैज्ञानिकों ने इस पर कुछ उपकरण फिट किए और उनकी एक कमांड पर रोबोट प्लांट में दाखिल हो गया। अब वो आगे आगे और रिसर्चर उसके पीछे पीछे चलते दिखे। किसी खोजी कुत्ते की तरह रोबोट प्लांट का चप्पा चप्पा छानता नजर आया। वो अपने आसपास होती हर हलचल को भांपता दिखा। बताया गया कि रोबोट प्लांट में फैले परमाणु रेडिएशन का 3D मैप तैयार करेगा और इस खतरनाक मिशन के लिए उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। वो अकेला ही काम कर सकता है। इससे होगा ये कि वैज्ञानिकों और दूसरे कर्मचारियों को परमाणु प्लांट में घुसने का जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा। ब्रिटेन में बिजली से चलने वाली आइसक्रीम वैन को सबसे तेज दौड़ाने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया। यह रिकॉर्ड ब्रिटेन के एक मशहूर टीवी होस्ट ने बनाया है। जिन्होंने वैन की स्टीयरिंग पर जैसे ही हाथ रखा वो हवा से बातें करने लगी। उन्होंने वैन को 80 मील यानी लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ाया और रिकॉर्ड अपने नाम करके ही दम लिया। सर पर दौड़ती इस आइसक्रीम वैन को देखकर एक पल के लिए ऐसा लगा मानो रनवे पर कोई विमान टेक ऑफ कर रहा हो। इस रिकॉर्ड के साथ ही पेरी मैकगिनेस ने ब्रिटेन के मशहूर टीवी होस्ट एड चाइना के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया, जिन्होंने करीब 2 महीने पहले 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इलेक्ट्रिक आइसक्रीम वैन को दौड़ाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और बात अगली खबर गुर्जर आंदोलन को लेकर के है। बड़ा अपडेट आया है। गुर्जरों से मिले हैं आईएएस नीरज के पवन। जहां पीलूपुरा में गुर्जरों से बातचीत कर रहे हैं वो नीरज के पवन वार्ता कर रहे हैं किरोड़ी बैंसला के साथ। गुर्जरों से मिले हैं आईएएस नीरज के पवन और उनसे बातचीत जारी है। किरोड़ी बैंसला से वो बातचीत कर रहे हैं। गुर्जर आंदोलन को लेकर के वो बातचीत कर रहे हैं। मैं आपसे केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप हमारे लिए क्या लेके आए हो वो इनको बताइए और खुले हुए बताइए कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता और मुझे ये आदेश दिए गए हैं ताकि इस पे विचार विमर्श किया जाए। पूरे भाषणों से कुछ नहीं होगा। माइक ऊपर जो भी सरकार की ओर से जो वो बिंदु हैं उसको अभी उसमें से कुछ नए बिंदु और सामने आ रहे हैं तो उनको एक बार फॉर्मुलेट कर लेते हैं और वो मैं आपके सामने रख देता हूँ सर, और सबके सामने मैं ही रख देता हूँ। जैसा आपने कहा मैं ही रख दूंगा, मैं ही रख दूंगा, बिल्कुल मैं ही रख दूंगा, है ना, मैं ही रख दूंगा। मैं जो कुछ चीजें जो अभी मेरे ध्यान में जो अभी डिस्कशन में आई है ये बिल्कुल सही है कि आपने जो मांगा 1252 का आदेश चाहिए, बिल्कुल लाके देंगे। मैं दिखाऊंगा आपको 1252 का आदेश, ठीक है ना, नंबर 1 है ना। जो 1252 का जो आदेश है वो बाकायदा आपको आदेश दिखाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार आपने वो चेक 3 चेक की बात करी, वो चेक वो आपको चेक के नंबर चाहिए, डिटेल चाहिए, चेक पूरा वो चाहिए, वो भी लाके देंगे। वो कहाँ से आ रहा है वो भी बताएंगे कि वो सरकार का है, चंदे से, वो सब नहीं, वो सारी बातें आपके सामने रखेंगे, ठीक है। 3 शहीदों को जो उनको जो नौकरी मिलेगी वो नियुक्ति पत्र, उसकी भी मैंने बात की थी। आज किसको देनी है वो डिटेल आप हमें बता देना। वो जो भी आप बताएंगे ना किसको, उनके परिवार में, उनके विभाग तो वो कर लिया था, परिवार में वो सदस्य बताएगा, वो सदस्य बताएंगे भाई उनका नाम अनिल है, सुनील है, कौन है, वो जो डिटेल बताएंगे उनकी उस हिसाब से उसको करेंगे। तो ये 2-3 चीजें तो मेरे ध्यान में अभी है, और कोई आएंगी तो उन पे भी अपन डिस्कस कर। तो गुर्जरों से मिले हैं आईएएस नीरज के पवन और उन्होंने कहा कि 1251 भर्तियों के ऑर्डर दिखाएंगे, साथ ही खाली पदों पर भर्ती की सारी जानकारी भी देंगे। मुलाकात के बाद उन्होंने ये आश्वासन दिया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो शहीद परिवार हैं उन्हें जो नौकरी देने की मांग है उनका पूरा डिटेल मिट जाने के बाद इस पर आगे की प्रक्रिया होगी।
1251 भर्तियों के ऑर्डर भी दिखाए जाएंगे। साथ ही साथ खाली पदों पर भर्ती की सारी जानकारियां दी जाएगी। तो वो तमाम चीजें सरकार की ओर से एक लाइन में बात कहना चाहूंगा कि सरकार पूरी तरह से सकारात्मक दृष्टिकोण से कि इसको सॉल्व कैसे कर, कोई नहीं चाहता कि आप यहाँ पर ऐसी सर्दी में, ठंड है बिल्कुल, विजय ने मुझे पहले भी कहा था, इसी ठंड में मैंने मीडिया में भी सुना था कि आप काफी ठंड में आप लोग बैठे हैं, और सच में भी अगर जैकेट नहीं पहनूं तो वास्तव में काफी ठंडे हैं, जयपुर की तुलना में ज्यादा ठंडे हैं, पटरी पे आप लोग बैठे हैं। तो आपकी जो डिमांड है, जो जेन्युइन बात है, वो जेन्युइन डिमांड जरूर पूरी हो, उसका कोई न कोई रास्ता निकाला जाए। उसके लिए सरकार पूरी तरह से सकारात्मक है। मैं आज अभी यहाँ आया हूँ, मैं आपकी बातें मैंने सुनी है, अभी इसका कोई सोल्यूशन बिल्कुल निकालते हैं और जल्दी से जल्दी समाधान की ओर बढ़े, यही चीज मुझे कही। तो सरकार बातचीत के लिए तैयार है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।